हाँ भाई, तो हमने टीआईआर पे कुछ सवाल किए। टीआईआर है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। टीआईआर पे अब जैसे अगर थियरी पार्ट की बात करो तो जैसे मैंने वो बताया ही था, पेड़ उल्टा दिखता है वगैरह वगैरह, है ना। इसका जो रियल लाइफ में जो एग्जाम्पल है वो हम समझते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर, तो सब लोग हेडिंग मारेंगे ऑप्टिकल फाइबर। देखो ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी चीज है, पहले तो हेडिंग ही मान लेते हैं, ठीक है। सबने सुना होगा ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। हमारे जो डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूज है, ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल चीज है। जब से इसकी डिस्कवरी हुई है हम इसका यूज करते ही करते हैं, ठीक है, अभी पता चल जाएगा। तो रियलिटी में है क्या ये ऑप्टिकल फाइबर, वो समझते हैं। जैसे अपन ऐसा समझो, एक पाइपलाइन की तरह रहता है ये, ठीक है। एक ऐसी पाइपलाइन है जिसके अंदर से कुछ मटेरियल जाएगा, और पाइपलाइन लीक नहीं होनी चाहिए, लीकेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर, अब इसके अंदर टीआईआर कैसे यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं अपने मोबाइल्स की, राइट, मोबाइल कम्युनिकेशन क्या रहता है, ठीक है। तो सोचो तुम लोग एक बात, डाउट सेशन में भी डिस्कस कर सकते हो ये चीजें। तो मोबाइल कम्युनिकेशन जो है, सोचो कि ये किस टाइप का कम्युनिकेशन है, वो कैसे होता है, पहले सोचो, 2-3 मिनट लेके सोचो कि मोबाइल कम्युनिकेशन है वो किस टाइप का हो सकता है, ठीक है। मोबाइल कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो, ठीक है। तो मोबाइल कम्युनिकेशन सेट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा मानूं कि मुझे यहाँ से मेरा कोई दोस्त है, मान लो कि अलास्का में रहता है, ठीक है। तो उसको मुझे फोन लगाना है, तो मैंने फोन लगाया उसको, उसने उठा लिया, बात कर रहे हैं हम। तो हम सोचेंगे कि ये जो कम्युनिकेशन हुआ, मैंने जो भी टेक्स्ट सिग्नल्स भेजे वो वहां तक पहुंचे कैसे, ठीक है। तो पहली बात ये दिमाग में आती है कि सैटेलाइट से जाते हैं, राइट। अब समझते हैं कि ये ट्रांसमिशन होता है, वैसे इसका ज्यादातर पार्ट कम्युनिकेशन में आएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन नाम का चैप्टर ही आपका 12th में, 11th में भी आई गेस होगा थोड़ा सा पार्ट। तो उसके अंदर थोड़ी बहुत चीजें आएगी, बट इसके ऊपर लोग पीएचडी करते हैं, बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं, फिर पीएचडी करते हैं, ठीक है। फॉरेन जाके एमएस करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं उसके ऊपर, है ना। तो ये टॉपिक ऐसा है, नेवर एंडिंग है। हमारी जो भी टीआईआर से रिलेटेड बातें रहेगी वो सारी हम करेंगे, कैसे यूज आएगा वो हम करेंगे। तो पहले मैं बात करूं अगर मोबाइल कम्युनिकेशन की, तो ये होता कैसे है, अगर मुझे टेक्स्ट सिग्नल भेजना है तो वो कैसे जाएगा। तो पहली बात, ये सारे के सारे जो मोबाइल कम्युनिकेशन है, 1-to-1 कम्युनिकेशन, जैसे दो टाइप के कम्युनिकेशन अपन पढ़ते हैं, 1-to-1 एंड 1-to-many। 1-to-1 एंड 1-to-1 इन द सेंस कि हम एक आदमी से बात कर रहे हैं, राइट। और 1-to-many इन द सेंस कि कोई जैसे न्यूज चैनल है, उसको या तो कोई भी एक्सवाइजेड दूरदर्शन वगैरह है, उनको इतने पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस है, उन सबको दिखानी है वो चैनल, ठीक है। तो 1-to-many टाइप हो गया। 1-to-1 इन द सेंस कि एक से एक कॉल, फिर ये मत बोलना सर हम ग्रुप कॉल करते हैं तो वो 1-to-many में आ गया, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसके लिए फिर ये 1-to-1 ही टाइप का कम्युनिकेशन कहलाएगा, वो कॉन्फ्रेंस कॉल भी, ठीक है। अब समझो कि ये जो मोबाइल कम्युनिकेशन है अपना, अगर मैं बोलूं कि ये किस टाइप से होता है, तो जैसे मान लो कि मैंने मैसेज भेजा किसी को, जैसे मैंने मैसेज भेजा किसी को भी, तो सबसे पहले क्या होगा, कोई भी अपने पास नेटवर्क रहेगा, एयरटेल जियो, तुम लोगों ने सुना होगा कि हमारे पास एयरटेल का टावर है, ये टावर है, फलाना, ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। अपने आसपास टावर रहते हैं, वो सिग्नल्स हमारे कैच करेंगे, राइट। कैच करे सिग्नल उन्होंने अपने नियर बाय टावर ने, वहां से वो वायर के थ्रू भेजेगा, वायर के थ्रू वो कम्युनिकेशन जाएगा जहां भी भेजना है, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जाता है। यूए मतलब ऐसे समझो कि जैसे इंडिया में कुछ जगह है, वहां पर मान लो कि बड़े बड़े सेंटर्स, बड़े बड़े टावर्स वगैरह बनाए हुए हैं, है ना, इस सब चीजों के लिए। तो लोकल टावर से पहले उस सर्वर पे जाएगा, वहां से वहां से उस ऑप्टिकल फाइबर से कैसे भी करके आपका जो दोस्त बैठा हुआ है अलास्का के अंदर, ठीक है, यूएस के अंदर जो भी बैठा हुआ है कहीं पे भी किसी कोने में, उसके आसपास का जो सर्वर रहेगा वहां तक वो डेटा जाएगा, सेकेंड्स के कुछ पार्ट में, वो भी वायर के थ्रू। इट इज अ वायर कम्युनिकेशन, इट इज नॉट सैटेलाइट कम्युनिकेशन, पहली बात दिमाग से हटा दो, ठीक है। सर इतना दूर कैसे जाएगा, अबे जाता है इतना दूर, है ना। कम्युनिकेशन में जो लोग इंजीनियरिंग आगे जाके करेंगे उनको पता चलेगा, ठीक है, कि इट इज वायर कम्युनिकेशन, वायर के थ्रू होता है अपना सिग्नल जो है, यहां से वहां तक वायर के थ्रू जाएगा, इट इज नॉट सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ध्यान से समझना, ठीक है। और
यहां से कहीं भी भेजना हो अर्थ की किसी पार्ट में, वो सेकंड के कुछ पार्ट में चला जाएगा। क्योंकि सोचो कि हम जो टेक्स्ट सिग्नल्स वगैरह रहते हैं भेजते हैं, पहले तुम्हें अगर ये चीज पता हो तो हर एक चीज में हर एक जो डिवाइसेस रहते हैं उनके अंदर एम्पलीफायर रहते हैं, ठीक है, हर टाइप के एम्पलीफायर रहते हैं और भी डिवाइसेस रहते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले वॉइस सिग्नल जो होता है उनको ईएम वेव में कन्वर्ट करते हैं, एक करंट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो उस वायर के थ्रू फ्लो हो पाए। अब ईएम वेव है, उसकी स्पीड तो किसके बराबर होती है, हमें पता है ईएम वेव की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इतनी स्पीड से वो ट्रैवल करेगा उस वायर के अंदर, ठीक है। और ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी चीज है कि वो इन सिग्नल को पार करता है विदाउट मच लॉस इन एनर्जी। ये इसका एक फायदा है, ज्यादा एनर्जी का लॉस नहीं होगा। भाई देखो थोड़ा बहुत तो लॉस हो गई, तो हम यहाँ से फोन करते हैं, ठीक है, तो भाई भले कुछ थोड़ा दूर ही बैठा है आदमी, लेकिन उसको कम आवाज आएगी हमारी। ऐसा थोड़ी है जैसे मैं ये बोल रहा हूँ वैसी आवाज थोड़ी आएगी कॉल पे थोड़ी लोअर आवाज आती है, ठीक है, हमें पता है, थोड़ा वो एनर्जी थोड़ी इंटेंसिटी उसकी कम रहती है और कुछ नहीं, बट क्लियर आवाज जाती है, ठीक है। अब कोई डिस्टर्बेंस आ गया, ज्यादा लॉस हो गया, वो अलग बात है, बट इट इज अ वायर्ड कम्युनिकेशन। अब सोचो तुम लोग, अर्थ है, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 6400 किलोमीटर, ओके। अब सोचो मैं चाहता हूं कि अगर यहां से अर्थ के एक पार्ट से मेरा पूरा सिग्नल ऑप्टिकल फाइबर घूम के वापस मेरे पास आए, मैं अगर ऐसा एक मैं इतना अमीर बन जाऊं कि मैंने यहां से यहां ऑप्टिकल फाइबर लगवाया, वापस एकदम यहां से जाएगा और वापस अर्थ के एक चक्कर काट के वापस मेरे घर पे वापस आएगा इस तरीके से, तो सोचो कितना टाइम लगेगा उसको, कितना टाइम लगेगा उस यहां से एक सिग्नल भेजा वापस यहां आने में। सोचो पूरी रेडियस कितनी है इसकी, 2πr, रेडियस नहीं सरकमफेरेंस की वैल्यू 2πr, पूरी ये वाली वैल्यू 2πr के बराबर, ठीक है। और ये तो हो गई डिस्टेंस, तो टाइम कितना लगेगा, d/v, तो विच इज 2πr। एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि जो सिग्नल जाएगा वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ही जाएगा, जिसकी स्पीड रहेगी 3 × 10⁸, r की जगह मैं लिख देता हूं 6.4 × 10⁶, राइट। 6400 किलोमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, इसको क्या लिख सकता हूँ, 6.4 × 10⁶ मीटर, राइट, लिख लिया। पाई की वैल्यू रख दो 3.14। तो सोचो ये 10⁻² यहाँ बचेगा, अब इनको मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आता है, ये कुछ 1 के अराउंड आएगा, ठीक है। तो ये समथिंग ऐसा समझो 12 पॉइंट या 13 पॉइंट मैक्सिमम मान लो ना, या 14 पॉइंट, क्या फर्क पड़ता है, 13 पॉइंट मान लो, डिवाइड बाय 10⁻²। भाई ये 13 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाय 10⁻², ये तो सेकंड से भी मतलब 0 पॉइंट इतना सेकंड हो गया। मतलब मैं यहां से सिग्नल भेजूंगा तो पूरे अर्थ से राउंड होके जब वापस आएगा ना, फिर भी इतना ही टाइम लग रहा है भाई। सोचो अब एक सेकंड में तो ऐसे कितने हजारों, मतलब हजारों तो नहीं, काफी सारे सिग्नल हम भेज सकते हैं, ठीक है। तो अब सोचो यहाँ से यूएस तो भाई इतनी सारी डिस्टेंस तो नहीं होगी ना जितनी है हमने पूरी सरकमफेरेंस ली, तो यहाँ से वहां पहुंचने में ये मत सोचना कि भाई वायर के थ्रू जाएगा इतना टाइम लगेगा, कुछ टाइम नहीं लगता, सब ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू होता है। पहले के जमाने में जब ऑप्टिकल फाइबर नहीं थे, ये तो इसकी डिस्कवरी हुई, लोगों ने पढ़ा, ऑप्टिक्स को समझा, तब जाके पता चला, तभी तो पहले कम्युनिकेशन नहीं थे दो कंट्रीज के बीच में। मतलब ये समझो कि हमारा जो वर्ल्ड का मैप है उसमें हर एक जगह पे हर एक दो चीज ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्टेड है, दुनिया का हर एक कोना, पूरे समंदर में लगे हुए ऑप्टिकल फाइबर, ऐसा समझो पूरे समंदर में, ठीक है। गूगल पे आप देख सकते हो ऑप्टिकल फाइबर मैप्स, ऑप्टिकल फाइबर मैप देख लेना, अभी भी सर्च कर सकते हो, ऑप्टिकल फाइबर मैप्स देखोगे तो तुम्हें पूरे वर्ल्ड के कनेक्टेड ऑप्टिकल फाइबर मिल जाएंगे। तो बात पे बिलीव होगा थोड़ा, ठीक है, क्योंकि ये बात वैसे हजम नहीं होती है कि भाई ये कम्युनिकेशन है वो वायर वाला कम्युनिकेशन, वायर वाला ही है, दैट इज नॉट सैटेलाइट कम्युनिकेशन, दैट इज 1-to-1 कम्युनिकेशन जो हमेशा वायर के थ्रू ही होगा, इट इज नॉट सैटेलाइट कम्युनिकेशन, पहली बात, ठीक है। तो इस तरीके से रहता है, देख लेना वो मैप तुम्हें दिख जाएगा, समुद्र जैसे काफी सारी कंपनी है उसने, ये जैसे ये पूरा अफ्रीका है, राइट, इधर साउथ अमेरिका है, इधर भाई यूएसए वगैरह है, तो यहाँ से यहाँ पूरे का पूरा वायर ऐसे बिछाया हुआ, बहुत सारा वायर, देख लेना तुम लोग, दिख जाएगा पूरे समंदर में इतने बड़े बड़े वायर भी लगाए हुए है ना। तो पूरा दुनिया कनेक्टेड है इससे, तो दुनिया के हर एक कोने में हम जो मोबाइल से बात करते हैं, वो आज के बाद कोई भी पूछे कि किस टाइप का कम्युनिकेशन है,
दैट इज वायर वाला कम्युनिकेशन, दैट इज नॉट सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ठीक है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन जैसे तुम लोग एग्जांपल समझ सकते हो, जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन हम कब यूज करेंगे, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई इंफॉर्मेशन प्राइवेट रखनी है, ठीक है, कि हम चाहते हैं कि हम दूसरों के सर्वर पे ना भेजें, तो उनके लिए प्राइवेट सैटेलाइट रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई रशियन आर्मी है, तो उनके आपस में जो डिस्कशन होगा, वैसे उनकी बातें किसी को समझ में नहीं आएगी, बट फिर भी जस्ट फॉर एन एग्जांपल ट्रांसलेटर बहुत सारे रहते हैं, तो ऐसा समझो कि वो लोग कुछ डिस्कशन कर रहे हैं और दूसरे के सैटेलाइट के थ्रू कर रहे हैं या कोई कॉमन सैटेलाइट के थ्रू कर रहे हैं, तो आपस की जो प्राइवेसी रहे वो नहीं रहेगी। तो हर एक कंट्री का अलग अलग हमारा भी इंडिया का भी है, ठीक है, तो वो उस हिसाब से कम्युनिकेशन चलता है और उसमें थोड़ा लैग भी आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिसका जैसे लाइव एग्जांपल अगर अपन सोचे तो तुम लोगों ने देखा होगा न्यूज वगैरह तो हम आजकल सब देखते ही है, तो जैसे रिपोर्टर रहती है वो बोलती है कि तो हमारे संवाददाता अमित जी घटना स्थल पर मौजूद है। अमित जी आप हमें सुन पा रहे हैं? तो अमित जी ऐसे खड़े हैं, हाँ हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूँ ऐसे। तो वो 1.5 मिनट का लैग आता है, उसको ऐसे खड़े रहने का ऐसे शौक नहीं है। वो एक्चुअली सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, जो भी न्यूज चैनल वाला है या अपना टीवी वाला, जैसे एक पर्टिकुलर चैनल है उनको कुछ फ्रीक्वेंसी दी जाती है, बैंडविड्थ दी जाती है, वो डिस्कशन होगा बाद में भी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी दी जाती है, तो उनकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में अगर वो चैनल अपन रिमोट से फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे तो हमें वो चैनल दिखाई देगी, है ना, दैट इज सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो एक जैसे चैनल्स का सैटेलाइट है, तो उस सैटेलाइट में जितने भी फ्रीक्वेंसीज है तो सब सारे चैनल को फ्रीक्वेंसीज बांट रखी है कि आपको अपनी चैनल जो है वो इस फ्रीक्वेंसी में चलानी है, दूसरे को आपको इसमें चलानी है, तीसरे को आपको इसमें चलानी है। तो तुम लोगों ने देखा होगा कि जो भी कोई भी कहीं पे भी एक्सवाइजेड जगह पे कोई भी कारनामा वगैरह हो जाता है तो न्यूज वाले पहुंच जाते हैं, तो इनका वैन जाता है, ऐसे न्यूज चैनल वाले नहीं जाएंगे, देखना है, इनका वैन जाता है क्योंकि इनको लाइव टेलीकास्ट करना रहता है, राइट। तो ये लोग अपने वैन के ऊपर बड़ा सा छाता लेके जाएंगे, देखना बड़ा छाता तुम्हें दिखेगा। वो छाता क्या है, वो सीधा सैटेलाइट से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। हमारे पास घर पे भी वो पहले तो आती थी, अब तो नहीं आती, वीडियोकॉन की डिश डिश टीवी फलाना ढिमका बहुत सारी टाटा स्काई वगैरह रहती थी, अब तो खैर उनकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मोबाइल आ गया है ना, तो सब मोबाइल में टीवी देख लेते हैं, तो ऐसा, तो वो लोग ये घूम के जाते हैं, तो ये दैट इज सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ठीक है। तो वहां जाने में थोड़ा लैग आता है, फिर आने में लैग आता है, तो 1.5 मिनट का लैग आता है, अराउंड 1.5 मिनट का लैग आता है। तो इसलिए तुम लोगों ने ये लैग टीवी पर भी महसूस किया होगा। रिपोर्टर का एग्जांपल मैंने दिया है, वो थोड़ी देर देखता रहता है, थोड़ी देर बाद सामने वाला रिस्पॉन्स करता है, राइट। कभी डिबेट भी चल रही है क्योंकि वो लोग लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं ना उसका, राइट। तो ये दैट इज वन टू मैनी कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट के थ्रू होता है। बाकी अपना है 1-to-1 कम्युनिकेशन मोबाइल, जो पूरा किसके थ्रू होता है, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, ठीक है, जो हमारा काम का चीज है। अभी ऑप्टिकल फाइबर पे इतना खास क्यों है, ऐसा क्या है इसके अंदर कि भाई हम लोगों को इतनी अच्छे से फैसिलिटीज मिल जाती, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर आया उसके बाद ही तो ये सारी चीजें हुई, वरना हम बात भी नहीं कर पाते थे। आजकल तो भाई किसी को भी कहीं पे भी बात करनी हो तो आराम से कर पाएंगे, राइट। तो यस, आज हमने एक बात सीखी कि दैट इज वायर वाला कम्युनिकेशन, ठीक है। लेट्स से कि ऑप्टिकल फाइबर की पाइप है, वो एक पाइप की तरह ही रहता है। पता चला तुमने किसी के बाबू को नहीं, अपने बाबू को मैसेज किया, हो 10-4 10-4 क्या 4-5 दूसरे बाबूस को चला गया, है ना। सैटेलाइट होता तो हो सकता था भाई, सैटेलाइट में आता है डिस्टर्बेंस, तुम लोगों ने देखा होगा, ठीक है, टीवी वगैरह में वो झरमर झरमर आता रहता है। तो लेट्स से कि एक पाइप है ऑप्टिकल फाइबर की, तो इसको मैं एक क्वेश्चन की तरह देखो तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर है, अब ऐसा नहीं है कि एक पाइप है और खाली है बीच के अंदर। जैसे तुम लोगों ने कभी कोई वायर भी आ रहा है टीवी का, कोई भी बड़ा सा वायर तुम लोग देखोगे, जैसे ये इस टाइप का वायर रहता है, इसको कट करेगा ना तो ये एक वायर नहीं होगा, इसके अंदर बहुत सारे वायर रहेंगे, ठीक है, बहुत सारे वायर रहेंगे। वो वायर क्या है, वो वायर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को कैरी करते हैं। इसके अंदर जो भी वायर्स रहते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को कैरी करते हैं जो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, लेट्स से कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n, ठीक है, उसके अंदर का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा, और यहाँ पे बाहर तो एयर है, ठीक है, और ये लेट्स से उसकी एक्सिस है। तो सोचो यहाँ के बाद, इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, मटेरियल दूसरा हो रहा है, ये यहाँ एयर नहीं है, ध्यान से देखना। इसलिए मैंने बताया कि बहुत सारे लेयर्स रहते हैं,
मतलब हम जैसे इसके अंदर गए तो ऐसा मान लेना कि हम दूसरे मीडियम में चले गए। तो सबसे पहले क्या होगा, लेट्स से एयर से हमने कोई रे फेंकी आई, तो सबसे पहले तो रिफ्रेक्ट होगी। अब देखो क्या हो रहा है, रेयर से डेंसर में जा रहा है, तो इट विल गो टूवर्ड्स द नॉर्मल, और नॉर्मल है ये देखो, गो टूवर्ड्स द नॉर्मल इन द सेंस वो कुछ ऐसे जाएगी ऐसे। अब ठीक है, आई होप कि ये बात समझ में आ रही है, पता नहीं कहाँ गई पेन, बट यस ऐसे। लेट्स से ये है आर, ये आर, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस आर, ठीक है। और आगे ऐसा होता है, यही चीज जो है वो ऐसे दोबारा रिपीट होती रहती है कंटिन्यूअसली, ठीक है। लेट्स से आगे कुछ ऐसा है, तो यहां से कुछ ऐसे बाहर निकल गई, है ना। तो ये कंटिन्यूअसली होता रहता है जितना ही ऑप्टिकल फाइबर जब तक है, ठीक है। यहाँ कोटिंग वगैरह है रहती है वो अलग बात है। हमें क्या करना है, जैसे फाइंड कंडीशन फॉर एन so that ray will always stay inside, रे हमेशा अंदर रहनी चाहिए, ये पहली बात यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर तुम लोगों को एक बात और पता पड़ रही होगी कि ये दो मीडियम के बीच में देखो ये TIR हो रहा है, हर जगह TIR हो रहा है, हर जगह TIR हो रहा है, तभी तो ये वापस अंदर के अंदर रह रहा है। तो ये TIR का एक एप्लीकेशन है, बाकी ये कैलकुलेशन भी देख लेना एक प्रूफ की तरह इसको। तो सोचो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई आर है, तो हमें क्या करना है, हमें इस रे को हमेशा के हमेशा अंदर रखना है, इन द सेंस ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है 90 माइनस आर, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 90 माइनस आर, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू, सॉरी दैट शुड बी ग्रेटर देन सी, कि भाई ये इसके क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तो हम आराम से बोल सकते हैं कि भाई रे जो है वो अंदर के अंदर रहेगी। अब देखो ये जो 90 माइनस आर है विच इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट दैट पॉइंट, ठीक है, वो सी से बड़ा होना चाहिए। अब 90 माइनस आर की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। मान लो कि 20 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक हो सकती है, ठीक है। मुझे उसकी वैल्यू कुछ भी रखनी हो, हमेशा सी से बड़ी होनी चाहिए, बस ये बात का ध्यान रखना है। तो सोचो अगर मैं बोलूं कि 57 डिग्री है वो, तो सी लेट्स से सी की वैल्यू है 19 डिग्री, ठीक है। तो 19.1 भी सी से बड़ा है, 19.2 भी सी से बड़ा है, 20 भी सी से बड़ा है, आगे जितने भी एंगल आ रहे हैं दैट इज ग्रेटर देन सी। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि 90 माइनस आर की मिनिमम जो वैल्यू होगी वो अगर सी से बड़ी है, मिनिमम वैल्यू, तो हमें ऐसा बोल सकता हूं कि उसकी सारी वैल्यू सी से बड़ी है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है। 90 माइनस आर की अगर सबसे बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल है इसकी, अगर इसकी सबसे छोटी वैल्यू भी अगर सी से बड़ी हो जाए तो इसकी सारी वैल्यू सी से बड़ी है। ओके बहुत बढ़िया। तो भाई 90 माइनस आर की जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन, दैट शुड बी ग्रेटर देन सी फॉर TIR एट एवरी पर्टिकुलर पोजीशन। अब देखो 90 माइनस आर की मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। 90 माइनस आर की मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम कब होगा, सोचो ये मिनिमम कब होगा। इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी आर की वैल्यू पे, और जितना आर बड़ा होगा उतना ये 90 माइनस आर मिनिमम होगा, छोटा होगा। तो अगर मुझे 90 माइनस आर की मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो आर की कैसी वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम। जल्दी से सोचो इसको, जब आर की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो 90 माइनस आर की वैल्यू मिनिमम होगी। ओके भाई बहुत ही बढ़िया। और ये मिनिमम अगर ग्रेटर देन सी हो गया तो सारी वैल्यू ग्रेटर देन सी हो गई। अब देखो आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, उसके लिए यहां पर स्नेल का लॉ लगाओ, स्नेल का लॉ लगाओ, n1 sin I which is equal to n2 which is equal to n sin R, और n1 को 1 लिख लो क्योंकि वहां पर एयर है। तो sin R की वैल्यू क्या आ गई, sin I बाई n। अब एक और बात समझो भाई, R की वैल्यू अगर मुझे क्या करनी है मैक्सिमम, तो I की वैल्यू मैक्सिमम करनी पड़ेगी। देखो अगर मैं चाहता हूं कि R की वैल्यू मैक्सिमम हो तो I की वैल्यू भी मैक्सिमम होनी चाहिए, क्योंकि n तो कांस्टेंट है इसके लिए।
तो साइन आई बड़ा होगा, उसी तरीके से साइन आर बड़ा होगा। तो आर मैक्सिमम का मतलब क्या है, आई मैक्सिमम। और एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि भाई ऐसा थोड़ी है भाई कि हम ऐसा बोलेंगे कि भाई ऐसा रूल थोड़ी है कि भाई ये ऑप्टिकल फाइबर है तो इतने ही एंगल पे डालना तभी जाके यहां से घाटकोपर पहुंच पाएगी, है ना रे, ऐसा नहीं होता। ठीक है भाई, फेंकने वाला कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे फेंक सकता है ना, कोई भी रैंडम एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हमने एक जनरल केस ले लिया। सो लेट्स से कि अगर इसको मिनिमम करना है तो आर को मैक्सिमम करना है तो आई को मैक्सिमम करना पड़ेगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंस की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 90 डिग्री। जब ये चीज ऐसे हो जाए, देखो ये जैसे ऑप्टिकल फाइबर है, ये इसकी एक्सिस है, तो ऐसे मैं रे पास कर रहा हूं, मतलब ये किस टाइप का याद हो तो, ग्रेजिंग इंसिडेंस। तुम्हें याद हो तो मैंने ये वाला सवाल कराया था, ये रेरर है, सॉरी ये डेंसर है, रेरर है, ये डेंसर है। यहां से जब ऐसे रे जाएगी तो यहां पर देखो कितने एंगल, आर 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 की वैल्यू क्या होती थी, याद करो, सोचो, आर की वैल्यू क्या होती थी, आर वॉज इक्वल टू सी। लास्ट वाले क्लास में मैंने बताया था कि क्रिटिकल एंगल की दो डेफिनेशन हो सकती है, कि ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस कि जिसकी वजह से आर की वैल्यू 90 हो जाए, या जब आई की वैल्यू 90 हो जाए तो आर की वैल्यू जो होगी दैट इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, राइट। तो ये डिस्कशन हमने किया था। तो ये ग्रेजिंग इंसिडेंस टाइप का डिस्कशन है, ग्रेजिंग इंसिडेंस का एग्जांपल है। तो जब भी ग्रेजिंग इंसिडेंस होगा, इन द सेंस आई मैक्सिमम कितना हो सकता है, आई मैक्सिमम इज इक्वल टू 90। और जब आई मैक्सिमम होगा या तो 90 होगा तो आर की वैल्यू बच्चों किसके बराबर होगी, सी के बराबर, जो बात हम ऑलरेडी जानते हैं। और अगर आर की वैल्यू सी के बराबर हो गई, इन द सेंस 90 माइनस, मतलब ये आर की मिनिमम वैल्यू है। हाँ भाई, आर की मिनिमम वैल्यू है, देख लो, क्योंकि आई की वैल्यू अगर इससे कम होगी तो आर तो क्या होगा, सोचो, आर आर इससे कम ही होगा ना, नॉर्मल के पास रहेगा, क्योंकि आई की वैल्यू बढ़ेगी तभी ये नॉर्मल से थोड़ा थोड़ा दूर जाएगा। ठीक है, तो आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, सी के बराबर। तो अपन यहां पर लिख सकते हैं, अपन को पता है 90 माइनस आर की मिनिमम वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन सी, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, 90 माइनस इसकी मैक्सिमम वैल्यू रखो यहां पर, सॉरी ये मैक्सिमम है यहां पर, सी 90 माइनस सी शुड बी ग्रेटर देन सी। तो यहां से 90 शुड बी ग्रेटर देन 2c, तो c शुड बी लेस देन 45 डिग्री, राइट। सही किया है, बिल्कुल सही किया है, c शुड बी लेस देन 45 डिग्री। तो मैं यहां से लिख सकता हूं sin c शुड बी लेस देन sin 45, सो sin c शुड बी लेस देन 1/√2। ध्यान से देख लो इसको। और sin c की वैल्यू तो हम ऑलरेडी जानते ही है, n r by n d should be less than equal to 1/√2। तो यहां से हमें n की कंडीशन आ जाएगी, राइट। n r क्या है, रेरर विच इज n एयर, तो n इक्वल टू 1। और डेंसर क्या है, n ऑप्टिकल फाइबर। तो यहां से n क्या आ गया, 1/n इज लेस देन 1/√2। तो उसको उल्टा करोगे तो n क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन √2। तो ये कंडीशन है हमारी इस वाले केसेस के अंदर। ठीक है, कि अगर मैं चाहता हूं कि ऑप्टिकल फाइबर है, क्योंकि ये देखो ये 90 माइनस आर है, तो ये 90 माइनस आर, फिर ये उस तरीके से 90 माइनस आर वगैरह वगैरह, तो लास्ट तक वो चलता जाएगा। बट कंडीशन क्या रहेगी, n शुड बी ग्रेटर देन √2, है ना। तो वैसे ऑप्टिकल फाइबर है, बाकी थियरी बात जो मैंने बोली, जो भी हमने 10-15 मिनट जो भी डिस्कशन किया कम्युनिकेशन का, वो तुम लोग लिख सकते हो। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर है, काफी डे टू डे लाइफ में यूजफुल होता है। बाकी सवाल वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो, है ना। चलिए मिटा रहा हूं, लिख लो इसको। ठीक है भाई, एक और डिस्कशन आता है जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल रिफ्रैक्शन। मल्टीपल रिफ्रैक्शन का क्या मतलब है, मल्टीपल रिफ्रैक्शन मतलब साहब बहुत सारे रिफ्रैक्शन, क्या है इसमें, हेडिंग मान लो मल्टीपल रिफ्रैक्शन। मल्टीपल रिफ्रैक्शन जैसे बहुत सारे रिफ्रैक्शन है, मतलब ऐसे काफी बार ऐसा होता है, बहुत सारे सवाल के अंदर घुमाने के लिए ऐसा दे दिया कि एक ग्लास है, उसके अंदर ऑयल है, केरोसिन है, फलाना है, ढिमकाना है, बहुत सारे लेयर बना दिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम की। तो यहाँ से कोई रे जा रही हो तो बाहर कितने एंगल पे निकलेगी, ये सारी चीजें। तो ध्यान से देखो, लेट्स से कि ये पहला मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 n2 n3 n4 से लेके n खत्म।
ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पर कुछ I1 एंगल पे गई, तो हमें पता है यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी कुछ R1 एंगल पे होगी। ये R1 है तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी बच्चों, R1। ठीक है, एक काम करते हैं ना, इसको N1 बोलते हैं ना और इसको N0 बोलते हैं। क्या बात कर रहे हो, ठीक है कोई, अरे इसको N1 बोल दो और इसको N2 ही रखो, है ना। तो R1, फिर यहाँ पर ये कुछ R2 हो गया, ठीक है, तो ये भी R2। देखो यहाँ पर ये दोनों, तो यहाँ पर तो समझ में आ रहा होगा, ये ऐसे हो रहा है तो ये और ये सेम है, ये R2, फिर आगे जाएगा ये ऐसे ऐसे होता जाएगा, लास्ट में लेट्स से वो ऐसे बाहर निकल रहा है कुछ ऐसे करके। तो देखो 1 के अंदर एक काम करते हैं, इसको R1 ले लेते हैं ना ताकि थोड़ा R में रहे, इसको R2 ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, इसको R3 ले लो ना, इसको R1 ले लिया ना, I1 नहीं लिया, R1 लिया। यहां पर ये n-1 वाला मीडियम है, ये n वाला है तो n-1 वाला मीडियम, तो यहाँ पर Rn-1 और यहाँ पर Rn, कुछ इस तरीके से कुछ भी वैल्यू हो सकती है उनकी। तो देखो हम क्या करेंगे, हर एक के अंदर स्नेल का लॉ लगाएंगे। अब बीच में कितने भी मीडियम हो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे, जैसे इस वाले मीडियम के लिए लिखा तो क्या लिखेंगे, n1 sin R1 दैट इज इक्वल टू n2 sin R2। देखो n2 इस वाले मीडियम का और यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है R2। उसी तरीके से इन दोनों मीडियम के बीच में लिखा तो क्या होगा, R2 sin n2 सॉरी n2 sin R2 एंड दैट विल बी इक्वल टू यहाँ पर n3 sin R3। क्या बात कर रहे हो सर, वैसे n3 sin R3 यहां पर विच इज इक्वल टू n4 sin R4। ओके, उसी तरीके से जो सेकेंड लास्ट वाला होगा वो क्या होगा, n-1 sin Rn-1 दैट इज इक्वल टू n sin Rn। बात खत्म, देख लो, ठीक है। अब सोचो ये क्या है, ये रियलिटी में है क्या, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर हुआ, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर हुआ। मतलब a इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, तो सी और a का दोस्त b है, b का दोस्त c है, c का दोस्त d है तो d का दोस्त a हो गया। ऐसे भाई सगे भाई, ए बी का सगा भाई है, बी सी का सगा भाई है, सी डी का सगा भाई है, तो ए और ये भी तो सगे भाई होंगे, ये ऐसा, तो ये और ये भी तो सगे भाई होंगे। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि n1 sin R1 विच इज इक्वल टू nn sin Rn। तुम लोग सीधा ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, सीधा, तुम्हें बीच वाले मीडियम को देखने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें अगर इनफाइनाइट मीडियम भी दिए है, पहले का एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो वहां पर, और आखिरी वाले में यहां पर nth मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहां का, मतलब आखिरी और पहले मीडियम के बीच में स्नेल का लॉ लगाना है। बस यही है मल्टीपल रिफ्लेक्शन में, इसके अंदर कोई खास बात नहीं है, ठीक है। बस मल्टीपल रिफ्लेक्शन के अंदर काफी बार प्रॉब्लम आ जाती है, चलिए बताते हैं। अब इसके अंदर मुझे ऐसा पूछ लिया व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन, तो हमें आता है एंगल ऑफ डेविएशन क्या आता है, डेल्टा निकाल सकते हो ना, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमें नॉर्मल रिफ्रैक्शन में भी तो आता है। नॉर्मल रिफ्रैक्शन हो रहा है, अगर ऐसे जा रहा है तो हमें पता है ना डेल्टा होता है आर माइनस आई या आई माइनस आर डिपेंडिंग अपॉन n1 एंड n2, ठीक है। तो इस तरीके से तो तुम्हें बस दो मीडियम को कंसीडर करना है और इसके हिसाब से कैलकुलेशन लेनी है। अब देखो मैं सॉल्व कर, ये एक्चुअली क्या मैं होमवर्क में दे रहा हूं, तो इसका आंसर मुझे डीएसएस के अंदर देना, राइट। बहुत ही सुंदर सवाल है, आराम से करना, सोच समझ के करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा जरूर सोचना। लेट से ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2√2, इसका है √2, इसका है 1.25, इसका है 1.2, इसका है 1. इसका 2 है ना। और लेट से रे यहां पर कुछ जा रही है किसी एंगल पे, एंगल की वैल्यू है 45 डिग्री। तो मुझे ऐसा पूछा गया है बच्चों कि जब वो बाहर निकलेगी, यहां पर जब वो बाहर निकलेगी तो व्हाट वुड बी द एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, डेल्टा कितना रहेगा, ठीक है।
तो इसको ट्राई करना है तुम लोगों को घर से, ठीक है। यहाँ पर जब बाहर निकलेगा तब मुझे एंगल ऑफ डेविएशन बताना है, आराम से हम बता सकते हैं, ट्राई कर लेना, इसको होमवर्क में लिख लेना। बाकी जो सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है वो तो भाई तुम्हें देखनी है, साथ साथ में करते जाना, जो भी डाउट्स है पूछते जाना। चलिए बाकी मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में।